Hello everyone, in this video I'll be explaining chapter 3 Neolithic Age from Early Social Formations by Amar Farooqi। Neolithic Age जिसे कि हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं वो फाइनल स्टेज था कल्चरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमंग हिस्टोरी प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस। इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टोन टूल शेप्ड बाय पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग। जो डिपेंडेंस था वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल्स पे था। सेटलमेंट थी वो परमानेंट विलेजेस पे थी। और जो अपीयरेंस हमें जो देखने को मिलता है क्राफ्ट का वो एज इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्री और वीविंग के फॉर्म में देखने को मिलता है। जो डिस्टिंक्टिव फीचर था नियोलिथिक पीरियड का वो था फूड प्रोडक्शन, फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन प्लेस ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अब हम यहाँ पे पहले मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वापस नियोलिथिक एज के बारे में कंटिन्यू करेंगे। मेसोलिथिक एज यानी कि मिडल स्टोन एज, जो कि एंशियंट कल्चर स्टेज था जो कि एग्जिस्ट करता था पैलेलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में। Mesolithic material culture is characterized by greater innovation and diversity that it is found in the Paleolithic. In most part of Europe, hunting and food gathering economy continued at the beginning of the post-Pleistocene epoch. These early post-glacial culture seems inferior as compared the Magdalenian. For a long time, prehistorians saw this essentially as a period of all-round decline. They used the term Mesolithic for European cultures of this period. The term Mesolithic was used specifically for the hunting and food gathering cultures of Europe in early post-glacial times. जो ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि मेसोलिथिक जो फेज़ था वो एक डिक्लाइनिंग फेज़ था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि एक अटेम्प्ट था टू अडेप्ट टू द पोस्ट प्लिस्टोसीन इन्वायरमेंट बाय मॉडिफाइंग द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग इकोनॉमी। दो जो मेन स्टे था मेसोलिथिक टाइम पीरियड का, मेसोलिथिक एज का, वो हंटिंग और फूड गैदरिंग ही रहा, लेकिन सब्सटेंशियल इनोवेशंस इन द अडेप्टिव स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलते हैं। मच ऑफ द एविडेंस फॉर दिस न्यू पिक्चर इन द यूरोपियन मेसोलिथिक कम्स फ्रॉम स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थ यूरोप। Mesolithic cultures of Scandinavia attempted to realize the full potential of hunting and food gathering. In these cultures, a wide range of animals were hunted intensively. New tools and techniques were utilized to hunt more efficiently. Seafood था उसने एक सेंट्रल प्लेस इकोनॉमी में ऑक्यूपाई कर लिया था, जो this became possible through exploiting the Baltic Sea coast, which was until now frozen, जो अब तक जमा हुआ था. The Scandinavian ice sheet covered much of the North Europe in the last ice age. जो रिच मरीन लाइफ थी उस रीजन की उसने स्कैंडिनेवियन मेसोलिथिक हंटर्स को सस्टेन किया। डिफरेंट टाइप ऑफ फिश था उनकी डाइट में, लेकिन सैल्मन उनका ग्रेट फेवरेट रहा। सी मैमल्स जैसे कि डॉल्फिन, सील्स और वेल्स को भी डाइट में इंक्लूडेड थे, और रिच असॉर्टमेंट ऑफ लैंड एनिमल्स वर टू इंक्लूडेड इन द डाइट। यहाँ पे हम मैप देख रहे हैं स्कैंडिनेविया का, प्रेजेंट डे नॉर्वे एंड स्वीडन। यहाँ पे हमने बाल्टिक सी के बारे में भी पढ़ा था। ये एरिया आइस शीट्स के नीचे दबा हुआ था, मतलब आइस एज के टाइम पे ये एरिया जमा हुआ था। इन दिस पिक्चर वी कैन सी माइक्रोलिथ्स। जो मेसोलिथिक डाइट थी वो इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइड थी। हमें नंबर ऑफ फिशिंग हुक्स एंड नेट्स एंड हार्पून्स डिस्कवर किए आर्कियोलॉजिस्ट ने मेसोलिथिक साइट से। द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी स्मॉल एंड हाईली इफेक्टिव स्टोन पीसेस कॉल्ड माइक्रोलिथ्स बिकेम कॉमन. These microliths with their sharp points or edges were used to make extremely lethal hunting tools. Mesolithic hunters regularly यूज़ करते थे बो एंड एरो का, यानी धनुष और बाण का। कैनोइस को बनाया गया फॉर नेविगेशन, वाटर एरिया पे नेविगेट करने के लिए। दीज वर डग आउट ऑफ ट्री लॉग्स, कैनोइस को ट्री लॉग्स को डग आउट करके बनाया जाता था। डॉग्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर हंटिंग। जो डेवलपमेंट हुए थे मेसोलिथिक में, मेसोलिथिक एज में इन नॉर्थ यूरोप, उसको डिवाइड किया गया है थ्री मेन पीरियड्स में, मैग्लेमोस, कॉन्गेमोस एंड आर्थेबोले। स्वीडन, डेनमार्क और अदर पार्ट्स है जो, मतलब और दूसरे पार्ट्स थे जो सदर्न स्कैंडिनेविया के, वो मेजर सेंटर्स थे मेसोलिथिक कल्चर्स के। मेसोलिथिक साइट्स इन सदर्न स्कैंडिनेविया नाउ मीन्स शोड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो ट्रांजिशन था मैग्लेमोस, कॉन्गेमोस एंड देन टू एट्रेबोले पीरियड, उस ट्रांजिशन में मतलब स्कैंडिनेवियन मेसोलिथिक कम्युनिटीज़ थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डरली लार्ज पॉपुलेशन ग्रो होने लगी पॉपुलेशन वाइज। दे लिव्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स। इन द वर्ड्स ऑफ टी डगलस प्राइस, वी कैन नाउ सी द मेसोलिथिक
as an age of innovation, interaction, and successful adaptation among the early post-glacial hunters of northern Europe. This created condition for the introduction of agriculture in these parts of Europe between 6 and 5000 BC. Now, West Asia. West Asia has been cold and dry in the ice ages. Post-glacial warming and humidity allowed grasslands to come up. The Pleistocene environment in West Asia had been very harsh. Groups which inhabited this region could have sustained themselves by constantly moving about and gathering whatever edible wild plants were available. Gazelles को हंट किया जाता था बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, इतना ज़्यादा कि बाकी एनिमल्स को एक्सक्लूशन में रखा गया था. In these difficult conditions, there might have been a greater willingness to experiment with some new type of food. Wild cereal, grasses were included in the diet. In this whole chapter, we will be focusing on how agriculture emerged. जो permanent dwellings थी began to make an appearance, and there is a remarkable continuity of settlements during the post-Pleistocene epoch at some West Asian sites. Evidence of such settlements have been found in Palestine, Israel, Syria, and Jordan. These settlements dating back to 12,000 BP are referred to as Natufian culture. The time period is between 12,000 BP to 10,000 BP. Natufian culture, as some of the earlier works on the subject, Natufian is referred to as a Mesolithic culture because it was recognized essentially as a hunter-gatherer culture which has been modified to suit the post-glacial environment. A better understanding of the emergence of food production has enabled us to view the Natufian culture as having created the precondition for agriculture. In West Asia, a brief Mesolithic age preceded the Natufian culture. जो नियोलिथिक एज थी वो एकदम से बाहर मतलब अराइज नहीं हुआ. ये बाई प्रोडक्ट था एक लॉन्ग पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो नतूफियन कल्चर था वो मार्क करता है उस ट्रांजिशन प्रोसेस को, उस ट्रांजिशन को जो पैलेलिथिक मेसोलिथिक टू नियोलिथिक हुई थी. यहाँ पे हम इस मैप में देख सकते हैं नतूफियन कल्चर को, वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरेनियन कोस्टल एरिया को. जो the Natufian subsisted on collection of wild cereals and nuts and hunting of gazelles. वो लोग सर्कुलर हट्स में रहते थे. There is evidence to indicate that there were storage areas for plant foods. This point towards a more stable supply of food as well as a more settled existence. जो most significant innovation in tool technology was the introduction of sickles, consisted of 2 or 3 sharp edged stone blades which are set in handles usually made from bone. The edges of the blades resembled goat teeth. These were suitable for cutting wild cereal grasses. Cutting the hard stalk of these grasses resulted in a typical gloss or sheen on the blades, which has been preserved on these implements. This gloss confirms that wild cereals were an important source of food for the Natufians. रेडियो कार्बन डेटिंग. एनर्जी रेज या फिर जो रेडियो एक्टिव कॉस्मिक रेज थी जो कि आउटर स्पेस से कॉन्स्टेंटली अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती रहती है, उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होती है. दे कॉज वेरियस रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सर्टेन गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक अलग टाइप का कार्बन प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम कार्बन 14 कहते हैं. ये कार्बन 14 डिफरेंट होता है अर्थ पे मिलने वाले कार्बन 12 से, जो कि अर्थ पे बहुत ही मोस्ट वाइडली मिलता है. ये जो दोनों कार्बन है, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, इनका जो एटॉमिक वेट है वो है 14 और 12 रेस्पेक्टिवली, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व कार्बन. सिंस कार्बन 12 इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, तो इसका ऑब्जर्वेशन लार्ज क्वांटिटी में होता है और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन 14 ऑब्जर्व होता है. लेकिन फिर भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है, एक बैलेंस रहता है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन रहता है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कार्बन. दीज जो ये प्रोपोर्शन है, दिस प्रोपोर्शन टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि कार्बन 14 का एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसके पीछे रहता है. कार्बन 14 के इम्पॉर्टेंट फीचर की वजह से जो प्रोपोर्शन है कार्बन 14 और कार्बन 12 का वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है.
ये डिके करता है, ये ख़राब होता है। इसका ख़राब होने का मतलब ये कार्बन होना छोड़ देता है, ये कार्बन नहीं रहेगा अगर ये ख़राब हो जाएगा तो जो इसकी वजह से क्या होता है कि द decay ensures that the proportion between carbon 14 and carbon 12 remain constant. All living organisms which observe carbon imbibe carbon 14 and carbon 12 in the same proportion as is found in the atmosphere when they are alive. अब प्लांट और एनिमल्स जब डेथ हो जाती है उनकी, तो वो कार्बन ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं, वो रुक जाते हैं, वो कार्बन ऑब्जर्व नहीं कर सकते अब। एट द सेम टाइम of its death, an organism would have had some carbon 14 and carbon 12 in the same fixed proportion in which the two are found in the atmosphere. Over a period of time, the carbon 12 content will remain what it was at the time of death. बट कार्बन 14 क्योंकि वो ख़राब होता रहता है, वो डिके होता रहता है, वो रेडियो एक्टिव है, तो जो द डेड ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह का कार्बन अब ऑब्जर्व नहीं कर रहा है क्योंकि वो डेड हो चुका है। Subsequently, no fresh carbon 14 will be added to replace that which has decayed. So, every 5500 years, half of a given amount of carbon 14 will be decayed in the dead organism. 5500 years after the death of an organism, just half of the original amount of carbon 14 would be left. But there's a limitation with this thing, which carbon dating method, that we cannot detect carbon 14 after a very long time period. We cannot calculate age of fossils because fossils are millions of years old, and the half age of carbon 14 is 5500 years. The application of radiocarbon dating to archaeology began in 1949. The pioneer in this field was Willard Libby, an American scientist who won the Nobel Prize in 1960 for his contribution. There is another method, potassium and argon method, which is usually used to estimate the age of fossils, because carbon dating method is not useful for that purpose, for the estimation of age of fossils. So potassium argon dating can be used together with geological data to compute when the fossilized organism lived. Now, early Neolithic sites. Nearly 150 early sites have been discovered in West Asia. These sites are located in a belt extending from the Dead Sea region in Palestine, Israel, the Jordan Valley, Syria, North Iraq, the Zagros Mountain in North Iraq, Zagros Mountain, and part of northwest Iran. On the west, this belt extends to southern Turkey. इसको समझने के लिए आप एक मैप, वर्ल्ड मैप खोल लीजिए। आप एक बेल्ट, एक सीधी तरीके से आप देख पाएंगे कि पैलेस्टीन इज़राइल कहाँ पे है, जॉर्डन कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, नॉर्थ इराक कहाँ पे है, और नॉर्थ वेस्ट ईरान कहाँ पर है। समझ जाएंगे किस रीजन की बात हो रही है। The earliest Neolithic settlement have been found in two areas of West Asia, Palestine, Israel and North Iraq. In Palestine, the most important site is at Jericho. और वही नॉर्थ इराक में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है जावी शेमी शनीदार एंड जारमो, बोथ लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ द जैग्रोस माउंटेन। हियर वेस्ट, on the left side of the screen you can see वेस्ट एशिया का मैप है, मेडिटेरेनियन कोस्टल एरिया है, यहाँ पे पैलेस्टीन इज़राइल का एरिया है। और सेकंड राइट साइड, स्क्रीन के राइट साइड में जो पिक्चर देख रहे हो वो है जेरिचो साइट की, और जो वॉल देख रहे हो है वो है डिफेंस वॉल, एक सिग्निफिकेंट फीचर है जेरिचो साइट का। जेरिचो जो कि डेड सी के पास सिचुएटेड है, it is endowed with a natural spring. Jericho gradually became a semi-permanent settlement where hunter-gatherers supplemented their food supply with a little cultivation. As the earliest settlers settled down, they built round huts. These were followed later on by better built rectangular houses, some houses having courtyards. जो पहली जो दो लेयर है सेटलमेंट की जेरिचो में, उनमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है हमें पोट्री का। The two layers are referred as the pre-pottery Neolithic A, PPNA, and the pre-pottery Neolithic B, PPNB. They were followed by Neolithic cultures in which pottery was introduced.
In PPNA and PPNB, bowls and dishes were made out of soft limestone have been found. They were cut out of stone and polished. The houses have large storage pits, obviously for storing seeds and nuts. A remarkable feature of the pre-pottery phase at Jericho is the construction of a massive defense wall. The wall surrounded the settlement and is an amazing piece of architecture. It was made of large blocks of stone and had a width of 6.5 feet. On one side, on the west side, where it is still well preserved, the wall rose to a height of 12 feet. A large tower was built on the inside of the wall. The tower is 30 feet high and has 22 steps leading to the top. Here we have on the left side of the screen we have Zami Shemi Shanidar cave, and on the right side of the screen we have Abu Huraira. It's another Neolithic site. In the neighborhood of Jericho, Abu Huraira in Syria and Ain Ghazal in Jordan also provides evidence of the beginning of agriculture. Abu Huraira covers a large area, almost 28 acres. The people at Jericho, Abu Huraira and Ain Ghazal devoted an increasing amount of time to cultivating cereals like wheat and barley. They also domesticated sheep and goats. Stone tools were adapted for cultivation, और जो लार्ज नंबर ऑफ सिकल्स हमें वहाँ पे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. देयर आर ऑल्सो हैवी स्टोन apparatus फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स. हमें वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे एरो हेड्स मिले हैं जिससे ये इंडिकेट होता है कि हंटिंग कंटिन्यूटी में थी. हंटिंग तब भी प्रैक्टिस की जाती थी ड्यूरिंग द अर्ली नियोलिथिक. Subsequent work in the Zagros mountain has brought to light older sites where we can see the shift to food production taking place. ऐसी एक साइट है जामी शेमी शनिदार जिसकी अभी हमने केव वाली फोटो देखी थी, which dates back to 11,000 BP. This was a settlement of hunter gatherers who led a semi permanent existence. वो लोग हंटिंग में स्पेशलाइज थे, मतलब वाइल्ड माउंटेन गोट्स की हंटिंग किया करते थे, एंड माइट हैव स्टार्टेड हर्डिंग sheep. Wild cereals were included in their diet. Evidence of regular food production in this area comes from Ali Kosh. It's a different site of Neolithic age. This Neolithic settlement in North Iraq dates back to 10,000 BP. At Ali Kosh and later at Zarmo. Zarmo is also a Neolithic site. The people subsisted increasingly on the cultivation. Rectangular house बनाए गए. These contain pits for storage. Stone tools were adapted for agriculture. Sickles and grinding tools have been found. Kettle Hugh, ये एक significant early Neolithic site है टर्की एनाटोलिया रीजन में. कैटल ह्यूक एक नियोलिथिक बहुत बड़ी नियोलिथिक सेटलमेंट है जो कि 32 एकर्स के एरिया में फैली हुई है. जो हाउसेस थे वो सन ड्राइड ब्रिक से बनाए गए थे. वहाँ पे हमें नंबर ऑफ श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं. कैटल ह्यूक को एक टाउन की तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है. कैटल ह्यूक में रहने वाले जो लोग थे वो लोग अलग अलग टाइप के स्टोन्स के रॉ मटेरियल और शीसेल्स को ट्रेड किया करते थे. उसी की तरह एनाटोलिया के वेस्ट में वन माइट मेंशन अनदर अर्ली नियोलिथिक सेटलमेंट एग्रीसा मघूला इन ग्रीस. This is the excavated site of Kettle Hugh in Turkey, Anatolia.